इस वीडियो में हम ऑक्सीपिटल लोब के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ऑक्सीपिटल लोब हमारे ब्रेन का चौथा लोब है और ये ब्रेन के बिल्कुल पिछले हिस्से में, छोटे हिस्से में स्थित होता है। ये आकार में भी ब्रेन का सबसे छोटा लोब है। जैसा कि पहले के वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने लोब्स की बात की है कि इन लोब्स का नामकरण इस तरह से हुआ है कि स्कल या खोपड़ी जो है हमारी, उसकी किस हड्डी के नीचे के हिस्से का हम नाम रख रहे हैं। तो फ्रंटल बोन जो है हमारे स्कल की, हमारी खोपड़ी की, उसके नीचे जो कॉर्टेक्स का हिस्सा आया उसे फ्रंटल लोब कहा गया। इसी तरह पैराइटल लोब का नाम इस तरह पड़ा है कि उसके ठीक ऊपर जो खोपड़ी का भाग है या जो बोन का स्ट्रक्चर है, उसका नाम पैराइटल बोन है। उसके नीचे का स्ट्रक्चर पैराइटल लोब कहलाया। ठीक यही बात टेम्पोरल लोब के लिए भी है और ऑक्सीपिटल लोब के लिए भी है। यानी खोपड़ी का वो हिस्सा, वो बोन वाला स्ट्रक्चर जिसका नाम ऑक्सीपिटल बोन है, उसके नीचे हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स का जो हिस्सा आता है वही ऑक्सीपिटल लोब कहलाया। यहाँ डायग्राम में आप पीछे जो पर्पल कलर का शेड देख पा रहे हैं, ये हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब के अंतर्गत आता है। पैराइटल लोब से ये किस प्रकार भिन्न है, कैसे उससे उसकी बाउंड्री अलग होती है, तो ये पैराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस के द्वारा, जो भी आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, पैराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस या वो गहराई जो है वो एक तरह का बाउंड्री बनाती है पैराइटल लोब से हमें ऑक्सीपिटल लोब को अलग करने में। हालांकि कोई भी ऐसा क्लियर कट बाउंड्री नहीं है जिससे ऑक्सीपिटल लोब टेम्पोरल और पैराइटल लोब से अलग हो। यहाँ जो है इसको लेके हमेशा दुविधा रही है कि ऑक्सीपिटल लोब की एग्जैक्ट बाउंड्री कहाँ है, किस हिस्से से माना जाए कि इतना पोर्शन ऑक्सीपिटल लोब है। और ये दुविधा इसलिए रही है क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब क्लियर कट किसी मार्जिन से डिवाइडेड नहीं है। हम पैराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस तो देखते हैं, पर शायद ये भी बहुत क्लियर मार्जिन नहीं बनाता है, और ये भी ऊपर की तरफ, यानी पैराइटल लोब से ऑक्सीपिटल लोब को अलग करने में। निचला हिस्सा जो है, जो टेम्पोरल लोब की तरफ जाता है, उसमें तो बिल्कुल ऑक्सीपिटल लोब का हिस्सा मर्ज किया हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है टेम्पोरल लोब के कॉर्टेक्स से, और उससे इसको भिन्न कर पाने के लिए कोई ऐसी रेखा, बाउंड्री, गैप, कुछ भी इस तरह का स्ट्रक्चर क्लियर कट नहीं मौजूद है। हमारा ऑक्सीपिटल लोब विजुअल कॉर्टेक्स भी आम भाषा में कहा जाता है, और इसमें सबसे मुख्य हिस्सा पड़ता है कैल्कराइन सल्कस। ये गहराई जो है, इसके अंदर जितना भी कॉर्टेक्स का हिस्सा है वही प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, यानी हमारी दृष्टि के लिए उत्तरदायी जो मुख्य हिस्सा है, उसका नाम V1 भी हम उसे कहते हैं शॉर्ट में, और ऐसे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स है उसके लिए V, और प्राइमरी है, प्राथमिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन है, इसलिए 1। तो V1 शॉर्ट में कहते हैं। और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ये कैल्कराइन सल्कस के अंदरूनी हिस्से में स्थित होता है। कैल्कराइन सल्कस, हम जो भी चीजें देखते हैं उसका दिमाग में जिस तरह चित्र बनता है या रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको ये ऊपरी और निचले हिस्से में के भागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसकी कमर का ऊपरी हिस्सा जो होगा वो हमारे ब्रेन में कैल्कराइन सल्कस के ऊपरी हिस्से वाला जो कॉर्टेक्स है वहां पे प्रोसेस होगा, और व्यक्ति का जो कमर से निचला हिस्सा है वो कैल्कराइन सल्कस के नीचे जो कॉर्टेक्स है उस हिस्से में प्रोसेस होगा। तो कैल्कराइन सल्कस हमारे विजुअल वर्ल्ड को, हम जो दृश्य देख पाते हैं, उसको दो बराबर भागों में, हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। अगर ऑक्सीपिटल लोब के निचले सतह की बात करें, जो वेंट्रल पोर्शन है, वहां पे दो मुख्य जाइरस देखने में आते हैं। एक का नाम है लिंगुअल जाइरस और दूसरे का नाम है फ्यूजिफॉर्म जाइरस। लिंगुअल जाइरस और फ्यूजिफॉर्म जाइरस, ये भी दोनों डायग्राम में दिखाए हुए हैं। याद रखिए, जाइरस वो हिस्सा है जो उभार वाला हिस्सा होता है, ये गहराइयां नहीं है, ये उभार वाला हिस्सा है कॉर्टेक्स का। लिंगुअल जाइरस में विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया V2 और VP आते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है उसे कई सारे विजुअल एरियाज में बांटा गया है, V1 से लेकर V5 तक। V1, V2, V3, V4, V5, और हर का अलग फंक्शन होता है। हम जो चीजें देखते हैं
उसका कलर का प्रोसेसिंग करना है तो कोई एक हिस्सा करता है, मूवमेंट का प्रोसेसिंग करना है तो कोई दूसरा हिस्सा करता है, और इसी तरह से, जो हम आगे देखेंगे और फंक्शन वाले वीडियो में भी डिटेल में समझेंगे। तो लिंगुअल गायरस ये वो हिस्सा है जिसमें हमारे विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया V2 और VP आते हैं, जबकि फूसिफॉर्म गायरस वो हिस्सा है जहां पर एरिया V4 आता है। सब डिविजन्स ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमारा जो है, जो ऑक्सीपिटल लोब है, उसके सब डिविजन्स क्या हैं या उसके मुख्य पार्ट्स या हिस्से क्या हैं, ये हमें समझना होगा। बहुत पहले ब्रॉडमैन ने एक बंदर के ब्रेन में जब अध्ययन किया था तो उसके आधार पे उन्होंने 3 मुख्य विजुअल एरियाज बताए थे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के, जिसका नाम उन्होंने रखा था एरिया 17, एरिया 18 और एरिया 19। आपने देखा है कि ब्रॉडमैन ने इस तरह की नंबरिंग सिस्टम अलग अलग पार्ट्स को चिन्हित करने के लिए कॉर्टेक्स के दी हुई है, और आपने दूसरे लोब्स का भी जब वीडियो देखा तो उसमें भी आपने समझा कि अलग अलग नंबरिंग्स कहाँ कहाँ किस पार्ट के लिए दी हुई हैं। उसी तरह ऑक्सीपिटल लोब में उन्होंने 3 नंबर्स के आधार पर ऑक्सीपिटल लोब के 3 हिस्से बांटे एक बंदर के दिमाग में, बंदर के ब्रेन में, इंसान के ब्रेन में नहीं, और ये थे एरिया 17, 18 और 19। लेकिन ये कई 100 साल पहले की बात है। उस समय उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी और इसलिए हमें बहुत ज्यादा ब्रेन का अध्ययन करने के लिए सहूलियत नहीं थी, नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज के समय में जब हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कई फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, एनाटॉमिकल टेक्निक्स हैं हमारे पास, तो ब्रेन का और गहन अध्ययन हो सका और फिर देखा गया कि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को और भी छोटे भागों में बांटा जा सकता है। और अभी भी कहा जाता है कि ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अध्ययन चल रहे हैं और शायद कुछ और नए पार्ट्स भी पहचाने जाए। तो मंकी का जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है उसमें ये पाया गया कि कई तरह के अलग अलग विजुअल एरियाज हैं, यानी जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है वो सिर्फ एक तरह के कॉर्टेक्स से नहीं बना हुआ है, उसमें अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं और हर हिस्से का कुछ अलग अलग काम होता है। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें पहला वाला पार्ट जो है वो मंकी का ब्रेन दिखा रहा है, पिछला जो कलर्ड पोर्शन है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का लोकेशन दिखा रहा है, और उसी पार्ट को जहां से वो डॉटेड लाइन है वहां से बीच में से खोलकर नीचे दिखाया जा रहा है। कॉर्टेक्स को फ्लैट कर दिया गया है, बिल्कुल समतल कर दिया गया है और उसमें पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के कई सारे हिस्से, कई सारे विजुअल हिस्से, यानी जो हम चीजें देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग जहां होती है, वो हिस्से आपको पैराइटल लोब के पार्ट्स में या टेम्पोरल लोब की तरफ भी मिलेंगे, क्योंकि हमने जब पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब के बारे में वीडियोस देखी तो उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी और समझी थी कि ऑक्सीपिटल लोब से कई सारी विजन संबंधी जानकारी या दृष्टि संबंधी जानकारी, कुछ जानकारी पैराइटल लोब में भेजी जाती है जिसको हम वेयर पाथवे के नाम से भी जानते हैं, और कुछ जानकारियां नीचे के साइड वेंट्रल साइड में वेंट्रल पाथवे से आती हैं जो कि टेम्पोरल लोब में जाती हैं, जिसको हम वॉट पाथवे कहते हैं। वेयर पाथवे जो पैराइटल लोब की तरफ जा रहा था वो हमें ये समझने में मदद करता है कि जो भी वस्तु या चीजें हम देख रहे हैं वो हमारे शरीर के तुलना में, हमारे शरीर के समकक्ष किधर स्थित है, हमारे सामने है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कहाँ पर स्थित है। और जो जानकारी टेम्पोरल लोब की तरफ आती है वेंट्रल स्टीम, उसे वॉट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें चीजों की पहचान करने में मदद करती है, ऑब्जेक्ट के रिकॉग्निशन में काम आती है। ऑक्सीपिटल लोब का एरिया V1 जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, इसके बारे में एक खास चीज ये है कि इसमें कई सारी लेयर्स या सतहें पता चलती है। तो वैसे भी जो ये नियो कॉर्टेक्स है या कॉर्टेक्स का हिस्सा है जो सारे चारों लोब्स बनाता है, ये कोई एक सतह नहीं है। ये जो गायरस और सल्कस होते हैं ब्रेन के सरफेस में, ये जो सतह आप देख रहे हैं ब्रेन के ऊपर, ये एक सतह नहीं होती है, ये 6 लेयर्स होती हैं, उसमें 6 सतहें होती हैं पूरे ब्रेन के कॉर्टेक्स में, चाहे वो फ्रंटल लोब हो, पैराइटल हो, टेम्पोरल हो या ऑक्सीपिटल हो। पर ऑक्सीपिटल के बारे में खास बात यह है, और खासकर उसके खास एरिया जिसको V1 बोलते हैं, उसमें कि यहाँ पर और भी कई लेयर्स दिखती हैं। यानी जो कॉर्टेक्स की 6 लेयर्स हैं वो तो है ही, पर उसकी चौथी लेयर में और भी कई
महीन लेयर्स दिखाई देती हैं, जो खास मेथड से जब ब्रेन की स्टडी की जाती है और कुछ स्टेनिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, कुछ डाई वगैरह रंग इस्तेमाल करके उसको स्टेन किया जाता है, तो वहां पर कई सारे लेयर्स पता चलती हैं। जैसा नीचे पहले डायग्राम में आपको दिखाई भी दे रहा है कि कई सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं अलग अलग। लेयर्स को स्ट्राइप्स भी कह सकते हैं, पट्टियां। और इसी वजह से विजुअल कॉर्टेक्स को एक और नाम से जाना जाता है, जो है स्ट्राइएट कॉर्टेक्स। मतलब कॉर्टेक्स जो कि लेयर्ड है, जिसमें कई पट्टियां हैं, धारियां हैं, लकीरें हैं, इसलिए इसका नाम स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी है, क्योंकि इसमें कई सारी लेयर्स, कई सारे स्ट्राइप्स या पट्टियां दिखाई देती हैं। जैसा नीचे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, पर्पल कलर का जो हिस्सा है, जो सेल बॉडी स्टेन से प्राप्त किया गया है, उसमें भी अलग अलग लेयर्स पता चल रही हैं, 2-3। और दूसरा जो है माइलिन स्टेन से प्राप्त किया हुआ, उसमें भी कई लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। इसलिए एरिया V1 या विजुअल कॉर्टेक्स, जिसको आमतौर पे कहते हैं, उसका एक और नाम है स्ट्राइएट कॉर्टेक्स, क्योंकि उसमें स्ट्राइप्स दिखती हैं। स्ट्राइप्स माने पट्टियां या लहरें या सतहें। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का एरिया V1, जो कि वैसे देखने में तो एक समान लगता है, लेकिन अगर आपको देखना है उसकी अलग अलग सतहें, तो आप कोई डाई या स्टेनिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। जैसे एक डाई यूज किया जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसकी अलग अलग सतहें दिखाई देंगी। लेकिन V1 एरिया न सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, उसकी संरचना के आधार पे, बल्कि कार्यों के आधार पे भी भिन्न है। कार्यों के आधार पे भी उसमें अंतर पाया जाता है, यानी उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग कार्य करता है विजन में। ये चीज अपेक्षित नहीं थी, ये किसी ने अंदाजा पहले नहीं लगाया था। एरिया V1 कई फंक्शंस करता है, उसके अलग अलग हिस्से कई अलग अलग फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे उसका कुछ हिस्सा कलर की प्रोसेसिंग करता है, यानी आप जो चीजें देख रहे हैं वो किस रंग की हैं। एक दूसरा हिस्सा है जो फॉर्म की प्रोसेसिंग करता है, यानी चीजों की संरचना या आकार कैसा है। और तीसरा मोशन प्रोसेसिंग करता है, यानी जो चीजें आप देख रहे हैं वो अगर गति में है तो किस मोशन में, किस मूवमेंट में है, इसकी प्रोसेसिंग। और सेम यही 3 चीज की प्रोसेसिंग एरिया V2 में भी होती है। एरिया V2 अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से स्टेन किया जाता है, तो उसमें भी ये पट्टियां या सतहें दिखाई देती हैं, पर उसका आकार या संरचना अलग तरह की होती है, जैसा आपको नीचे के दूसरे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। जैसे नीचे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, पिंक कलर का जो शेडेड एरिया है वो एरिया V1 दिखाता है, और उसके पीछे ऑरेंज कलर में जो पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है, ये एरिया V2 है। V2 में भी अगर आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की मदद से देखेंगे स्टेन करके इस एरिया को, तो आपको स्ट्राइप्स दिखाई देंगी या पट्टियां दिखाई देंगी। पर ये पट्टियां अलग तरीके से अरेंज्ड हैं और अलग आकार में हैं, जैसा कि V1 में होता है उससे। ये पट्टियां अगर आप ध्यान दें, जो हरे रंग की पट्टियां दिखाई गई हैं, इसमें जो पतली पट्टियां हैं, जो थिन स्ट्राइप्स हैं, ये कलर परसेप्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी जो भी चीजें हम देख रहे हैं उसका रंग क्या है, उसकी प्रोसेसिंग, उसका प्रत्यक्षीकरण करती हैं। वहीं जो मोटी स्ट्राइप्स है, जहां थिक लिखा हुआ है, थिक स्ट्राइप्स, उनका काम होता है फॉर्म परसेप्शन, यानी चीजों का आकार प्रकार समझना। और जो पेल स्ट्राइप्स दिखाई हुई हैं डायग्राम में, इनका काम होता है मोशन का प्रोसेसिंग करना, या जो चीजें हम देख रहे हैं उसमें किस तरह की गति है, किस दिशा में मूवमेंट है, मूवमेंट की प्रोसेसिंग करना। इसलिए हमें यहाँ पे समझ में आता है कि एरिया V1 की तरह ही फंक्शन की अगर बात करें, कार्य की बात करें, तो एरिया V2 भी उसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग कार्य में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब में कलर की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले 20वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था कि अगर हम ब्रेन में, अगर ऑक्सीपिटल लोब में किसी चीज की संरचना कैसी है, उसका आकार कैसा है, यानी फॉर्म, और मूवमेंट क्या वो कर रहा है, किस गति से चीजें घूम रही हैं, मूव कर रही हैं, ये 2 चीजें अगर हमारे ब्रेन में प्रोसेस हो रही हैं, तो उसमें कलर की जरूरत नहीं है। कलर की जानकारी हमें नहीं चाहिए अगर हमें किसी चीज का आकार समझना है या किस गति से कोई चीज घूम रही है, ये समझना है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलर विजन बहुत जरूरी है हमें ये समझने में कि चीजों का आकार प्रकार कैसा है,
चीजें हमसे कितनी दूर या पास है या कितनी गहराई में स्थित है, किस दिशा में घूम रही हैं, और बाकी जरूरी जानकारियां। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी चीज का, किसी वस्तु का जो आप देख रहे हैं उसका आकार प्रकार समझना है या उसकी गति के बारे में समझना है, तो आपको कलर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसकी भी जरूरत है। उसके बिना आप सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो कलर की प्रोसेसिंग मुख्य रूप से हमारे ऑक्सीपिटल लोब का जो एरिया V4 है उससे संबंधित है। एरिया V4 वो मुख्य हिस्सा है ऑक्सीपिटल लोब का जहां कलर की प्रोसेसिंग होती है। और कलर की प्रोसेसिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम एक कलर से दूसरे कलर में अंतर कर पाए, बल्कि कलर की प्रोसेसिंग हमें चीजों की स्पीड, उनका मूवमेंट, वो किस स्थिति में, किस दिशा में रखे हुए हैं, ये सारी चीजें समझने में मदद करते हैं। यही कारण है कि अगर कुत्ते और बिल्लियों की बात करें तो उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखती हैं, उन्हें कलर्स नहीं दिखते। और इसलिए उनकी दृष्टि से जो चीजें हो पाती हैं, जितना वो देखते समझते हैं, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता इंसानों की क्षमता से काफी कम होती है। किसी चीज की गति देखनी है, उसका आकार प्रकार समझना है, तो क्योंकि उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कलर्स नहीं दिखते, इसलिए वो हमारे जैसा बेहतर नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए सभी स्तनपायियों में काफी इस तरह की, या स्तनपायियों में भी अगर प्राइमेट्स की बात करें, बंदरों और इंसानों की, तो उनका कलर विजन बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। और ये हमेशा से हमारे लिए यूजफुल रहा है। जैसे अगर जब जंगलों में हम रहते थे और अगर हम कोई फल सब्जी खोजने जा रहे हैं और फल सब्जियां पत्तों में ढकी हुई हैं, थोड़ा बहुत ही दिख रही हैं, या अगर हम रास्तों में जा रहे हैं और कहीं कोई जहरीला सांप आ गया, तो इन चीजों को देखने, पहचानने, अंतर कर पाने में हमारी कलर विजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे दिखती तो इन चीजों को खोज पाना कितना ज्यादा कठिन होता हमारे लिए। इसीलिए कलर विजन हमें चीजें पहचानने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। अगर हमें पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ एक पीले रंग का केला दिखेगा तो हम ज्यादा आसानी से उसे देख लेंगे, बजाय कि अगर पत्ते भी ग्रे कलर के होते और केला भी लगभग ग्रे दिख रहा होता तो हमें ढूंढना और मुश्किल हो जाता। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं एरिया V1 से लेकर V5 तक ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप ये भी देख पाएंगे कि V1 एरिया जहां पे शो किया हुआ है ऑक्सीपिटल लोब का, उसके ऊपर भी V2 दिखाया है और नीचे की तरफ भी, और फिर उसके दोनों तरफ V3 भी है, V4 भी है, ये ऊपर और नीचे दोनों है। तो कैल्कराइन फिशर जो कि एरिया V1 या प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को दो भागों में बांटता है, यानी हम जो भी चीजें देखते हैं वो उसका अपर हाफ जो भी देखते हैं, ऊपरी हिस्सा, वो कैल्कराइन फिशर के ऊपर वाले कॉर्टेक्स में बनता है एरिया V1 में, और निचला भाग जो है वो नीचे प्रोसेस होता है। इसी तरह से बाकी एरियाज भी V2, V3 ये दोनों तरफ स्थित है, V1 के ऊपरी हिस्से में भी और V1 के निचले हिस्से में भी। अब हम विजुअल कॉर्टेक्स के कनेक्शंस की बात कर लेते हैं, यानी यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ब्रेन के किन और हिस्सों में आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ऐसा मानना था कि विजुअल कॉर्टेक्स एक निश्चित क्रम में अरेंज्ड है, जहां पे पहले विजुअल इंफॉर्मेशन एरिया V1 में आती है, फिर V2 में जाती है और फिर V3 में प्रोसेस होती है, और हर हिस्सा पिछले एरिया में की गई प्रोसेसिंग में और कुछ ऐड करता है और बेहतर और डिटेल्ड प्रोसेसिंग करता है। लेकिन आज इतने सारे टेक्निक्स और एडवांसमेंट्स हो गए हैं साइंस में, और हमने काफी डिटेल और गहरा अध्ययन करके ब्रेन का ये जाना है कि ये इतना सिंपल नहीं है। ये प्रोसेसिंग किसी क्रम में नहीं होती है कि एरिया V1 में ही इंफॉर्मेशन जाएगी, जब वहां पूरी प्रोसेसिंग हो लेगी तब V2 में जाएगी और फिर V3 में। ये कुछ हद तक पैरेलल प्रोसेसिंग है, एक साथ कई हिस्सों में प्रोसेसिंग होती है। जैसा आप राइट साइड में डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, इसके आधार पे हम 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऊपर बंदर के ब्रेन में दिखाया गया है और नीचे इंसान के, और चीजें लगभग समान ही हैं। पहला आपको पॉइंट जो यहाँ दिखाई देगा कि एरिया V1 या स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी जिसको कहते हैं, जो हमारा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, ये पहला प्रोसेसिंग लेवल है। जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसका इमेज रेटिना पे बनता है, वो इंफॉर्मेशन थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से होते हुए सबसे पहले एरिया V1 में ही पहुंचती है। यहीं पर सबसे ज्यादा चीजें जो हम देखें उसकी इंफॉर्मेशन पहले आती है।
वहां पे एक इनिशियल प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फिर ये एरिया V2 में भेजी जाती है, जहां और प्रोसेसिंग होती है। और एरिया V2 के बाद 3 रास्ते निकलते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन अलग अलग ब्रेन के हिस्सों में भेजी जाती है। पहली पैराइटल कॉर्टेक्स की तरफ चला जाता है, जिसे डॉर्सल स्ट्रीम भी कहते हैं। दूसरी सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस की दिशा में चला जाता है, STS जिसको बोलते हैं। ये मल्टी मोडल एरिया होता है, यानी हमने टेम्पोरल लोब में भी जाना था इसके बारे में कि इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन समाहित होती है। विजुअल इंफॉर्मेशन को ऑडिटरी से जोड़ा जाता है, कोई अगर टच की इंफॉर्मेशन है तो वो भी वहां कंबाइन होती है। मतलब कई सारी अलग अलग सेंस ऑर्गन से जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब यहाँ पे STS में, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस में प्रोसेस होती है। तो दूसरा रास्ता जो है, दूसरा पाथवे, वो V2 से होता हुआ इधर आता है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस की तरफ। और तीसरा डायरेक्शन जो निकल जाता है, तीसरा रास्ता, वो है इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स, जिसे हम वेंट्रल स्ट्रीम भी कहते हैं। तो इसमें डॉर्सल और वेंट्रल स्ट्रीम के बारे में आपने पहले भी समझा है दूसरे वीडियोस में। डॉर्सल स्ट्रीम जो पैराइटल पाथवे है, जिसे वेयर पाथवे भी कहते हैं, ये हमें मूवमेंट करने में हमारी दृष्टि का जो उपयोग होता है, जैसे हम कहीं चल रहे हैं, रास्ते में कुछ चीजें आई तो रास्ता बदल देते हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं तो हम देखते हुए चीजों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो नजर की मदद से हम बॉडी का मूवमेंट कैसे करते हैं, चीजों के प्रति जो भी चीजें कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें मूवमेंट शामिल हो, वो कैसे करते हैं, इस चीज के लिए हमारा पैराइटल लोब जिम्मेदार है। क्योंकि ये वेयर पाथवे जो है, ये बताता है कि कोई चीज हमारे आसपास इर्द गिर्द कहाँ स्थित है और उसके सापेक्ष फिर हम कोई मूवमेंट करते हैं। और वेंट्रल स्ट्रीम जो कि टेम्पोरल लोब की तरफ आता है, जिसे व्हाट पाथवे भी कहते हैं, इसमें इंफीरियर टेम्पोरल पाथवे और STS पाथवे, ये दोनों ही शामिल हैं। और ये ऑब्जेक्ट परसेप्शन में मदद करते हैं। जो चीजें हम देख रहे हैं उसके प्रत्यक्षीकरण में, उसको पहचानने में, चीजों को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। ये न सिर्फ कलर की प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है, बल्कि चेहरे पहचानने के लिए भी इनका रोल होता है। और कुछ प्रकार के मूवमेंट्स में भी ये अपना रोल निभाते हैं। कुछ खास तरह के मूवमेंट्स की पहचान करने में भी इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस काम आता है, हर हिस्सा क्या काम करता है, ये हम जब फंक्शंस देखेंगे ऑक्सीपिटल लोब के, तो उस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में आपने ऑक्सीपिटल लोब के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ये काफी छोटा है क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब अपने आप में ही बहुत छोटा पोर्शन है, सबसे छोटा लोब है हमारे ब्रेन का, सबसे छोटी पाली है। और इसके हिस्से जो हैं वो एक निश्चित स्ट्रक्चर में अरेंज है, जैसा आपने एरिया V1 से V5 तक देखा। अब इनका फंक्शन क्या है, ये हर हिस्सा किस फंक्शन में काम आता है, वो भी हमने ब्रीफली जाना कि कुछ हिस्से हैं जैसे एरिया V4, वो कलर की प्रोसेसिंग में मुख्य भूमिका निभाता है। V1 प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, सारी मेन इंफॉर्मेशन जो हम देखते हैं आंखों से वो पहले वहीं पहुंचती है। पर इन सब के बारे में और डिटेल में इलेबोरेट करेंगे और समझेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम फंक्शंस देखेंगे ऑक्सीपिटल लोब के। धन्यवाद।